करते हैं आज का सेशन। ये जो डोपिंग वर्ड है, डोपिंग, एंटी डोपिंग वर्ड, ये आप सब लोगों ने सुना होगा। स्पोर्ट के कंसर्न में तो सभी ने लगभग सुना होगा। यस या नो टाइप कीजिए। किसी ने सुना है ये वर्ड इसके पहले या नहीं सुना? यदि सुना है तो यस टाइप कीजिए, नहीं सुना है तो नो टाइप कीजिए। थोड़ा सा फिंगर मूवमेंट। अभी आप लोग एक्सरसाइज पूछ रहे थे ना, मेटा कैप्सूल एंड कैप्सूल की। सो ये एक कैप्सूल की एक्सरसाइज है। गुड। ये लगभग जितने भी लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनकी सभी की ये जानकारी में ये वर्ड रहता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस वर्ड के मीनिंग क्या है। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया है, बहुत शॉर्ट टाइम में। तो इसकी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो कई जगह जो ट्रांसलेशन में मिस्टेक होती है वो इसमें भी है। तो आप उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें, और आप लोग की सुविधा के लिए मैंने दोनों लैंग्वेज में किया है। तो कोशिश करें कि सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें और उसकी हिंदी से आप समझ जाएं, लेकिन उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कुछ वर्ड मिस्टेक है उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि वो करेक्शन करने का मेरे पास समय नहीं था। ओके, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। तो सबसे पहले डोपिंग। डोपिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होता है या एथलीट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना बेटर प्रेजेंटेशन करता है या उसका परफॉर्मेंस कितना बेटर है। तो जब उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक जाके उसका परफॉर्मेंस यदि रुक जाता है और उस लिमिट को और इंक्रीज करने के लिए वो कुछ केमिकल्स की हेल्प लेता है। ठीक है, और वो केमिकल्स की हेल्प से क्या होता है कि उसका जिस लेवल पर परफॉर्मेंस रुक गया था उससे और हाई हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स लेते हैं जो कि इनलीगल हैं, तो इनको डोपिंग के अंतर्गत में रखा जाता है। और ये एक तरह के स्टिमुलेटेड होते हैं जो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनके परफॉर्मेंस को हाई करते हैं या इंक्रीज करते हैं। अब जब हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, और ये टोटली इनलीगल है और इसको बैन किया गया है ड्यूरिंग, या आप जब प्रैक्टिस करता है एथलीट तब भी ये लेने के लिए। इसका काम क्या होता है कि जब कोई एथलीट एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेता है तो एक तो ये उसके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ा देता है। और सेकंड क्या करता है कि जो एक फटिगनेस होती है, मसल्स फटिगनेस, उसको कम कर देता है। तो उसको कम करने से क्या होता है कि जो खिलाड़ी, मान लीजिए वो 1 घंटे तक परफॉर्म कर सकता है या वो 10 मिनट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो चूंकि उसमें मसल्स फटिगनेस नहीं होती है, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस, तो वो क्या करता है कि सेंसेशन ऑफ फटिगनेस के एब्सेंस में वो 10 की जगह 20 मिनट तक बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे एक कोई एथलीट है, मान लीजिए वो रनर है, वो 1 किलोमीटर तक बहुत अच्छे से रनिंग कर लेता है, उसके बाद उसको थकान आने लगती है, उसके काफ मसल में फटीग आता है, तो उसको वो कम करने के लिए इनकी हेल्प लेता है। तो वो 1 की जगह 2, 3, 4 किलोमीटर भी इजीली वॉक कर लेता है या रन कर लेता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये उस एथलीट के मसल्स को, एक तो उसकी शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, और सेकंड क्या करते हैं कि उसमें जो मसल्स में फटिगनेस आ रही है उसको, उसके इमोशन को या उसके सेंसेशन को कम कर देते हैं। तो उस एथलीट को ये फील नहीं होता है कि वो थक रहा है और अब वो रुक जाए।
अब इसके बाद इस शब्द का अर्थ होता है कोई सिरप या कोई चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ, और जो औषधि है या कोई भी उसमें दवाइयाँ हैं। और इसका जो नाम पड़ा है वो पहले, बहुत पहले जब हम एंशंट में जाते हैं तो वहाँ पर इस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और इस एक स्टिमुलेटेड सब्सटेंस के रूप में अफीम को लिया जाता था, और वो काफ़ी चिपचिपी होती थी, उसको डोप कहा जाता था। और उसी से ही इसको ये शब्द बना है डोपिंग। और ये खेलों में अवैध क्यों मानी गई है? क्योंकि इसके कारण वो जो एथलीट होता है वो अपनी लिमिट से ऊपर का परफॉर्मेंस कर लेता है, जो कि दूसरा जो एथलीट है जिसने इसको यूज नहीं किया है, सपोज मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ ए, जिसने कोई भी मेडिसिन ली है उससे हायर भी है, तो चूंकि ये कुछ केमिकल या स्टेरॉइड लिया है ए, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, और जो बी जिसने वो केमिकल नहीं लिया है उसकी डाउन हो जाएगी। तो ये एक जो कंपटीशन होगा ये हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, और इस तरह से ये एक वैलिड कंपटीशन भी नहीं माना जाएगा। और इस इनवैलिडिटी को हटाने के लिए एक स्पोर्ट्स में एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है कि उसमें आप किसी भी तरह के स्टेरॉइड या जो बैन किए हैं, यदि आप नेट पर देखेंगे तो उसमें पूरे बैन मेडिसिन की लिस्ट आ जाती है, तो वो सारे जो मेडिसिन हैं वो एथलीट यूज नहीं कर सकता। अब अगर हम देखें तो ये जो डोपिंग होता है इसमें दो एजेंसियां काम करती हैं मोस्टली, एक को कहते हैं वाडा और एक को कहते हैं नाडा। और ये जो वाडा है, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और इसने डोपिंग विरोधी नियम बनाए हुए हैं। तो इसका जो उल्लंघन करते हैं वो सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स करते हैं, एथलेटिक्स करते हैं जैसे रनर हैं, और साइकिलिंग, वेट बिल्डर, वेट लिफ्टर। ये 3-4 कैटेगरी स्पोर्ट्स की ऐसी होती हैं कि जिसमें डोपिंग का बहुत अधिक यूज़ देखा जाता है, और बहुत अधिक जो डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करते हुए एथलीट्स को पाया जाता है। अब ये जो अभी हमने जैसे कि बात की थी कि अगर कोई एथलीट, मान लीजिए एक एथलीट कोई ऐसे सब्सटेंस या कोई ऐसा केमिकल ले रहा है जो कि उसके मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर रहा है और उसके सेंसेशन ऑफ फटिगनेस को लेस कर रहा है, और दूसरा नॉर्मल है, तो ये एक जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स है उसके अगेंस्ट होता है। और कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन तभी माना जाता है जब उस कंपटीशन में स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स प्रेजेंस हो। तो चूंकि ये खेल भावना के विरुद्ध होती हैं ये चीजें, इसलिए इन्हें एंटी या नियम के विरुद्ध माना गया है। अब यहाँ पर 3 टाइप से जो एथलीट्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप से डोपिंग करते हैं। पहली तो होती है कि वो किसी तरह का कोई पिल्स या सिरप या कैप्सूल यूज़ करते हैं, और इस इन मेडिसिन से या इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड से उस एथलीट के हार्मोन्स में एक उत्तेजना आती है, और वो उत्तेजना उसके मसल्स की स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो एक तो ये जो पिल्स, कैप्सूल या इस तरह के कोई भी दवाओं के प्रयोग से ये बढ़ती है। सेकेंड तरह से डोपिंग होती है ब्लड डोपिंग, कि डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा उस मेडिसिन या उस केमिकल सब्सटेंस को एथलीट के ब्लड में ट्रांसफ़र कर देना या इंड्यूस कर देना। तो ये एक सेकेंड तरह की डोपिंग होती है कि जब भी उसको परफॉर्मेंस करना तो उसके जस्ट पहले वो इंजेक्ट उस एथलीट की बॉडी में उस केमिकल को कर देना। और तीसरी तरह की होती है जीन डोपिंग। और ये जो जीन डोपिंग है इसमें ये एक लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें मोस्टली जो सेल्स होते हैं बॉडी सेल्स होते हैं, और उसमें जो जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, उनमें चेंजेस कराते हैं मेडिसिन के द्वारा। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम
सुना होगा, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और इस पर बहुत काम हो रहा है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, ये कुछ मेडिकल या नॉन मेडिकल्स कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनका उपयोग करके उनमें जेनेटिक चेंजेस करते हैं, और वो जेनेटिक चेंज उनके जो परफॉर्मेंस है एथलीट की, उसको एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये 3 तरह की डोपिंग हो जाती है। अब यदि कोई एथलीट ये कोई मेडिसिन लेता है या कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस लेता है जो कि इनलीगल है, तो उसके लिए दंड क्या है? तो वाडा ने ऐसा कहा है कि अगर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस के पहले या परफॉर्मेंस के बाद यदि कोई प्रतियोगी में ऐसा पाया जाता है कि जिसने कुछ इस तरह के केमिकल सब्सटेंस लिए हैं, तो उनका मेडल उनसे वापस लिया जा सकता है, उनकी पुरस्कार की जो राशि है वो वापस ली जाती है, उन पर कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि उसका अमाउंट क्या है, उनके जो सब्सटेंस उनने लिया है, तो वो कुछ वर्षों के लिए या परमानेंट, तो ये डिपेंड करता है उस समय की उस एथलीट की सिचुएशन पर। तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वो नेक्स्ट जो भी है कंपटीशन, उसमें वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है, ये 2 साल का हो सकता है या लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो वाडा के जो अधिकारी हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। फिर कितने समय तक किसी एथलीट को बैन किया जाता है? तो जब एथलीट कोई भी परफॉर्मेंस को देता है, किसी कंपटीशन को फेस करने जाता है, तो किसी भी एथलीट को किसी भी समय वाडा को, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन है तो वाडा को, अगर नेशनल कंपटीशन है तो नाडा को, ये राइट है कि वो किसी भी एथलीट को टेस्ट कर सकता है। और जब वो टेस्ट करता है और अगर वो मान लीजिए इन्फेक्टेड पाया जाता है कि उसके ब्लड में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वाडा के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं, तो उसको 1 साल, 2 साल, 4 साल या लाइफ टाइम उसे बैन कर दिया जाता है कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए। कुछ ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कई बार क्या होता है कि एथलीट अनजाने में कोई मेडिसिन ले लेता है, उसे नहीं मालूम होता है कि ये मेडिसिन बैन है। तो इस समय कोच की ड्यूटी बनती है कि वो जब भी अपने एथलीट को किसी कंपटीशन में लेके जा रहा है, उसके पहले वो रिसेंट जो वाडा की लिस्ट है, पूरी वो लिस्ट निकालते हैं, और वो उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो वो लिस्ट को प्रॉपर देख ले और अपने प्लेयर को या एथलीट को ये इन्फॉर्म कर दे कि ये इतनी मेडिसिन्स हैं जो आपको नहीं लेना है किसी भी तरीके से। कई बार क्या होता है कि वो एथलीट को पता ही नहीं रहता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे वो केमिकल दे देता है किसी भी फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो डोपिंग है, इसके लिए हमेशा कोच को अलर्ट होना रहता है कि वो अपने एथलीट को जागरूक रखे, उसके लिए अवेयरनेस उसकी बना के रखे, साथ में खुद अवेयर रहे। और उसमें अगर मान लीजिए डोपिंग का कभी टेस्ट होता है, तो उसमें फिर एथलीट और कोच पूरी तरह से उस एजेंसी को सपोर्ट करे जो उस टेस्टिंग के लिए आई है। उसने जो भी वहाँ पर प्रतिबंध लगाए हैं उसको भी उन्हें मानना ही पड़ेगा, और जब तक के लिए उन्होंने जो भी पीरियड डिसाइड किया है कि बैन करने के लिए, वो पीरियड भी दोनों के लिए मानने के लिए दोनों बाध्य होंगे। कुछ जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है, तो उसमें एक है कि कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं लेना जिनमें से इन 3 चीज़ें दी हैं, इनमें से कोई भी 2 चीज़ हो, जैसे खेल के प्रदर्शन बढ़ाने की क्षमता, एथलीट के लिए संभावित स्वास्थ्य का जोखिम, या खेल भावना का उल्लंघन करता है।
ये 3 पॉइंट्स में से यदि कोई 2 पॉइंट किसी सब्सटेंस से कवर होते हैं तो वो उसे नहीं लेना है, ये क्लियर रखना चाहिए। फिर दूसरों के उपयोग को छुपाने की क्षमता, एक मिनट, और जो भी वाडा का लास्ट डिसीजन होता है वो मानना कंपलसरी होता है। अब इसमें कुछ सब्सटेंस दिए हैं, जैसे एसओ, जो भी नॉन अप्रूव्ड सब्सटेंस हैं, S1 एनाबॉलिक एजेंट, जैसे अभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का पढ़ रहे थे। फिर कुछ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं जो आउटर, बाहर से खिलाड़ी की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और कुछ एक्सोजीनियस एंड्रोस्टेनाइडल, उनके नाम दिए हुए हैं, एंड्रोस्टेंडियल, डेनाजॉल, ये कुछ नाम दिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर वो उस सब्सटेंस के नाम भी देते हैं। तो ये 2 तरह के उन्होंने दिए हैं, एक तो एक्सोजीनियस और एक एंडोजीनियस। तो ये दोनों तरह के जो सब्सटेंस हैं उनके पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, जो कि वाडा के हिसाब से प्रोहिबिटेड है। अब इसमें एक S5 दिया है, जो डायलरेट्रिक्स एंड अदर मास्किंग एजेंट्स। तो इस तरह से ये स्पेसिफाई करती है वाडा पूरे को कि कब आपको कौन से जो मेडिसिन्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं, वो नहीं लेना है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जो डायरेटिक्स होते हैं, मतलब यूरिन को बढ़ा देते हैं, या फिर अदर मास्किंग एजेंट्स, ठीक है। और इनके भी उन्होंने नाम दिए हैं, डेस्मोप्रेसिन। तो इस तरह के जो, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये यहाँ पर कुछ ही हमने लिए हैं, लेकिन आप नेट पर यदि डालेंगे तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी मेडिसिन की। डेक्साट्रॉन, मैनिट्रोल, तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं वो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, बिफोर परफॉर्मेंस, आफ्टर परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग प्रैक्टिस, सभी में ये लेना टोटली मना है। ये भी कुछ सेम है, ये जो डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं, ये वो कुछ नाम है। फिर टेस्टिंग कैसे होती है, तो जब वाडा या नाडा किसी की भी डोपिंग का टेस्टिंग करती है तो सबसे पहले तो रैंडमली वो एथलीट्स में चयन करती है कि किस एथलीट को टेस्ट करना है। फिर उस एथलीट को वो एक इन्फॉर्मेशन देती है, नोटिस देती है, और उस एथलीट का एक सैंपल कलेक्ट करती है और फिर उस सैंपल को वो एजेंसी तक पहुंचाती है। तो ये पूरी जो है ये प्लानिंग ऑफ टेस्टिंग होती है टेस्टिंग के लिए। फिर ये जो टेस्टिंग का मटेरियल होता है, सैंपल होता है, ये जो वाडा से मान्यता प्राप्त लैब होती है वहाँ पर जाता है, और बहुत सारी इसकी लैब हैं, और लगभग 35 लैब, ये डाटा पुराना है तो अभी हो सकता है और भी बढ़ गई हों। और इसमें जो नेशनल डोप टेस्ट लैब मैन है वो न्यू दिल्ली में है। तो वहाँ पर वो जो कलेक्ट किया हुआ सैंपल है वो जाता है और फिर उसके रिजल्ट आते हैं। फिर कुछ वाडा जो है इसके एजुकेशन और रिसर्च है कि शिक्षा कार्यक्रम या जब भी आप अपने एथलीट को कोचिंग दे रहे हैं उस समय आपको वाडा और नाडा और उनके रूल्स की भी कोचिंग देना चाहिए, जिससे वो एजुकेट हों एथलीट। जिससे कई बार ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं रहता है और वो मेडिसिन वो ले लेते हैं। तो ये कोच की एक जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों से रिलेटेड सारी एजुकेशन जो है वो अपने एथलीट को दे। उसमें जो पूरी प्रतिबंधित सूची हैं, जितने भी बैंड मेडिसिन हैं या केमिकल हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं, उन सब की जानकारी या लिस्ट अपने एथलीट को बताए या समझाए। और उस डोपिंग से जो एथलीट की हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट आते हैं वो भी ड्यूटी कोच की है कि वो एथलीट को बताए
फिर उस डोपिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एथलीट डोपिंग करता ही है, कोई मेडिसिन लेता ही है ऐसी, तो उसे कंट्रोल कैसे करना है ये भी एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसे ये भी बताए कि यदि मान लीजिए किसी एथलीट का डोपिंग टेस्ट में चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उस समय एथलीट के अधिकार क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है। ये भी वही चीज है। फिर इसके बाद में जितने भी एथलीट्स हैं उनको पर्सनली जानकारी होनी चाहिए कि जो डोपिंग एंटी डोपिंग है वहाँ पर क्या क्या उसके कोड्स हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। और उनका जो बिहेवियर है वो एंटी डोपिंग एटीट्यूड, उस दृष्टि को आपको बढ़ावा देना है। कई बार आजकल शॉर्टकट बहुत यूज़ होते हैं, तो कई बार अपने परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी एनहेंस करने के लिए जो एथलीट होता है वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो इस समय कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एंटी डोपिंग उसका व्यूज़ है उसको बढ़ावा दे, और अगर वो थोड़ा भी डाइवर्ट हो रहा है तो उसे वहीं पर रोक दे। अब ये जो नेशनल नाडा है और वाडा है, तो ये नेशनल लेवल पर जितने भी स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस पर नाडा काम करता है, और जितने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होते हैं उसमें वाडा की मेन भूमिका रहती है। और वाडा ने पूरे विश्व डोपिंग रोधी नियम बनाए हुए हैं, और ये नियम ओलंपिक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ होते हैं या राष्ट्रीय जितने भी संघ होते हैं खेलों के, स्पोर्ट्स के, उन सब पर इनको दिया जाता है, और उन सब के हिसाब से ये मॉडल, ये नियम बनाए गए हैं और सभी को वो फॉलो करना कंपलसरी होता है। इंटरनेशनल के हिसाब से देखें तो जितनी भी प्रोहिबिटेड लिस्ट है वो नेट पर अवेलेबल है। टेस्टिंग वही सिलेक्शन ऑफ एथलीट रैंडमली होता है। लेबोरेटरी जो भी नियरेस्ट लेबोरेटरी होती है उनकी मान्यता प्राप्त वाडा से, उस पर वो सैंपल जाता है। और उसके बाद ये एक बहुत कंपलसरी वाडा और नाडा का प्रोसेस होता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस जब तक कि वो सैंपल जा रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोटेक्ट रखी जाती, उनको ओपन नहीं किया जाता है। तो एथलीट की जितनी भी प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सबको सीक्रेट ही रखा जाता है, जनरली ओपन नहीं किया जाता है। अब हमने पूरे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वाडा और नाडा वर्ड यूज़ किए हैं, तो इनके फुल फॉर्म क्या है। नाडा नेशनल लेवल पे काम करती है और इसका है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, इसका है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये दोनों इसके फुल फॉर्म।